तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सुपर योद्धा के सबसे फेवरेट कैरेक्टर यानी आचार्य विदुर देव की कहानी के बारे में। ये वीडियो कई पार्ट्स में आने वाले हैं। आगे जाकर हमें आचार्य विदुर की मुलाकात ध्रुव की माँ से दिखाई जाएगी। वहीं से ये स्टोरी ध्रुव और सुपर योद्धा से कनेक्ट होती है। गाइस, मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें आचार्य विदुर के बारे में सब कुछ बताऊंगी, जैसे कि वो बचपन में कैसा था, महाशक्ति पूर्वज भानु से कैसे मिले, उन्हें सफेद शीट रोशनी कैसे मिली, पहली बार पिल टावर कब जाते हैं, सब कुछ। दोस्तों, स्टोरी में कुछ ऐसे नेम हैं और कैरेक्टर्स हैं जिनका जिक्र अभी तक सुपर योद्धा में नहीं हुआ है। आगे चलकर जब वो सुपर योद्धा में आएंगे तो उनका हिंदी नेम क्या होगा मुझे नहीं पता, इसलिए नॉवेल में जो नेम है मैं वही नेम से यूज कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक प्राचीन दल से जिसका नाम होता है याओ क्लन। यहाँ पर पाए जाते हैं मार्कस के सबसे बेस्ट हकीम, जिनको गोली बनाने के मामले में कोई टक्कर नहीं दे सकता था। आचार्य विदुर का जन्म भी यहीं पर होता है। उस दल में एक बड़ा सा ग्राउंड था। उसी ग्राउंड के एक किनारे पर एक बच्चा अपनी दोनों आंखें बंद करके बैठा था और ध्यान लगा रहा था, जिसका नाम होता है विदुर देव। विदुर वहाँ पर एक टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा था। उसके साथ उसका एक दोस्त लुओसु भी होता है, जो दिखने में काफी मोटा और आलसी बंदा था। विदुर लगातार प्रैक्टिस करते थे और ये हमेशा वहीं पर लेटकर मजे करता था। ये विदुर से बोलता भी है, विदुर तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो, वैसे भी हमारी फैमिली योद्धा है, जिंदगी तो अच्छी कट रही है। तभी विदुर उसकी तरफ देखते हुए अपनी आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, मेरे पापा पहले एक हकीम थे, पर सिचुएशन की वजह से उन्हें योद्धा बनना पड़ा। मैं अपने पापा को गर्व महसूस करवाना चाहता हूँ। हमारे दल का प्राचीन स्तंभ है, उस पर अपने मम्मी पापा के नाम लिखवाना चाहता हूँ। प्राचीन स्तंभ एक ऐसा स्तंभ होता है जिस पर उस दल के सबसे होनहार हकीम और योद्धा के बारे में लिखा जाता है। फिलहाल विदुर एक टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे थे जिसका नेम होता है 3 ब्लॉसम फायर टेक्निक। इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते करते विदुर इसमें मास्टर भी हो जाते हैं। इस दौरान लियोसु को कुछ पता चलता है। लियोसु को विदुर से कहता है, विदुर अभी हमें यहाँ से चलना होगा, हमें किसी हकीम ने बुलाया है। विदुर भी सोचने लगता है, इस समय हमें कोई हकीम क्यों बुलाएगा। ग्राउंड से थोड़ी दूर एक घर में एक बुजुर्ग हकीम बोलते हैं, जल्दी से विदुर और उसकी माँ को बुला लो, उसके पापा बहुत जख्मी हो गए हैं। थोड़ी देर बाद विदुर और उसकी माँ आ जाते हैं। विदुर अपने पापा को देखता है और देखते ही हैरान हो जाता है। उसके पापा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उनकी दोनों आंखें भी किसी ने निकाल लिया था। बुजुर्ग हकीम बोलते हैं, इन पर किसी काले कपड़ों वाले आदमी ने अचानक से बहुत खतरनाक हमला कर दिया था, इस वजह से इनकी हालत अधमरी जैसी हो गई है। ये बस फिलहाल किसी गोली की वजह से जिंदा है। अगर इनकी जिंदगी बचानी है तो इन्हें अमृत गोली देनी होगी, जो सिर्फ दल के राजा के पास ही होती है और बड़े खजानों में से एक है, जिसे वो राजा सिर्फ शक्तिशाली लोगों को ही वो गोली देता है। बुजुर्ग हकीम की बात सुनकर विदुर बोलते हैं, मैं दल के राजा के पास जाऊंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा ताकि वो गोली मुझे दे दे और मैं उसे लेकर आऊंगा। जो हकीम थे वो विदुर से बोलते हैं, अगर वो गोली तुम्हें ना मिले तो मैं तुम्हें 2-3 जड़ी बूटियों के नाम देता हूँ। अगर तुम उन जड़ी बूटियों को लाओगे तो भी तुम्हारे पापा की जान बच जाएगी। विदुर और उसकी माँ के साथ कुछ योद्धा भी होते हैं जो उन दल के राजा के पास जाते हैं, पर राजा के घर के गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, दल के राजा फिलहाल बाहर गए हुए हैं और उन्हें आने में 3 दिन लग जाएगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। विदुर जिद करने लगते हैं कि वो कहाँ पर गए हैं। इनकी बात सुनकर गार्ड्स भी गुस्सा हो जाते हैं। एक गार्ड्स बोलता है, तुम होते कौन हो ऐसा पूछने वाले। विदुर भारी और नम आंखों से साथ बोलते हैं, मेरे पापा बहुत ज्यादा जख्मी हैं, उन्हें अमृत गोली से भी बचाया जा सकता है, मुझे वो गोली चाहिए। विदुर की बात सुनकर सब गार्ड्स हंसने लगते हैं और बोलते हैं, अगर दल के राजा भी होते ना तो भी तुम्हें ये गोली नहीं देते, क्योंकि वो गोली सिर्फ शक्तिशाली लोगों के लिए होती है। ये तो गार्ड्स होते हैं। इनमें से एक गार्ड सही होता है और विदुर को बताता है, यहाँ पर कुछ अच्छी फैमिली भी है, तुम्हें उनके पास तो ये जड़ी बूटियाँ मिल ही जाएंगी। उसके बाद विदुर एक एक करके सभी के घर जाता है। विदुर के साथ इनकी माँ भी रहती है। यहाँ पर इन्हें हर एक फैमिली से बस मायूसी ही मिल रही थी, कोई भी इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। एक फैमिली वाला बंदा कहता है, मैं तुम्हें जड़ी बूटियाँ दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। उसका इशारा विदुर की माँ की तरफ होता है। विदुर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को कैसे भी कंट्रोल करते हैं और बाकी फैमिली के पास भी जाते हैं। अब इनमें से एक याओ फैंग की फैमिली भी होती है। याओ फैंग अपने भाई से कहता है, भैया ये विदुर मेरे साथ ही मेरे स्कूल में पढ़ता है। जब विदुर उनसे जड़ी बूटियों के बारे में बात करते हैं तो याओ फैंग कहते हैं, ये जड़ी बूटियाँ तो तुम्हें मिल जाएंगी, पर तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। ये लो मेरे जूते साफ करो। विदुर उसके लिए मान जाता है और उसके जूते साफ करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं।
तभी याओ फेंग कहते हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद इसे साफ कर लूंगा। याओ फेंग अपने जूतों को विदुर के सर पर रगड़कर साफ करने लगता है और साफ भी कर लेता है, लेकिन फिर भी इन्हें वो जड़ी बूटियां नहीं देता। विदुर और उसकी माँ यहाँ से भी निकल जाते हैं और इन्हें ना तो कहीं पर वो गोली मिलती है और ना ही वो जड़ी बूटियां। विदुर की माँ कहती है, देख रहे हो ना विदुर। विदुर भी बोलता है, हाँ माँ, मैं इन्हें याद रखूंगा और आज नहीं तो कल इसका बदला जरूर लूंगा। अभी ये लोग हकीम के पास वापस लौट आते हैं जहाँ पर विदुर के पापा थे। फिलहाल इनके पापा होश में आ जाते हैं। हकीम बताते हैं, मैंने इनका दर्द थोड़ा कम कर दिया, लेकिन ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। विदुर अपने पापा से बोलते हैं, पापा आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं आपको गर्व महसूस करवाना चाहता हूँ, प्राचीन स्तंभ पर आपका और माँ का नाम लिखवाना चाहता हूँ। विदुर की माँ भी रो रही थी और विदुर के पापा बेजान आवाज में कहते हैं, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, प्राचीन स्तंभ पर वही अपना नाम लिखवा सकता है जो काफी होनहार होगा, जैसे कि टॉप लेवल का योद्धा या हकीम। तभी जाकर वो बंदा अपने माँ और पापा का नाम लिखवा सकता है। विदुर कुछ योद्धा के साथ अपने पापा को उठाकर स्तंभ के पास लाता है। फिलहाल बारिश हो रही थी। उसके पापा बताते हैं, तुम्हारे दादा के दादा नाम भी इस पर लिखा हुआ है और उनके मम्मी पापा का भी। उसके बाद तुम हमारी फैमिली में कोई ऐसा कर ही नहीं पाया, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस स्तंभ पर तुम्हारे नाम लिखवाने से तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू हो सकती है। समय आने पर तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। विदुर के पापा उसकी माँ से माफी मांगते हैं और बोलते हैं, विदुर की मम्मी मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। विदुर बोलते हैं, पापा मैं जी जान लगाकर मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा, हमारे दिन फिर वापस आ जाएंगे। काफी इमोशनल हो गया था। धीरे धीरे विदुर के पापा की सांसें बंद हो जाती है और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। विदुर और उसकी मम्मी बहुत रोते हैं। समय बीतता है और विदुर अपने आप को काबिल बनाने के लिए जी जान से मेहनत करने लगता है। 2 साल बाद अब 2 साल बीत जाते हैं। विदुर एक जगह बैठकर ध्यान लगा रहा था। आज के दिन दल का कोई एग्जाम था। वहीं पर इन्हें एक गोली का फॉर्मूला के बारे में बताया जाने वाला था और इनके दोस्त काफी तेजी से एग्जाम हॉल की तरफ बढ़ते हैं। इनके स्कूल का भी दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़की भी थी जिसके बाल थोड़े पिंक कलर के थे और दिखने में काफी सुंदर लगती थी। अब जैसे कि विदुर इनका वो मोटा दोस्त लुओसु पहुँचते हैं तो वो लड़की इनके मोटे दोस्त का मजाक उड़ाने लगती है। वो लड़की बोलती है, अभी हम कुछ दिन पहले ही तो मिले थे और तुम और भी ज्यादा मोटे हो गए हो। अभी जो एग्जाम हो रहा था उसे 24 साल के नीचे का कोई भी बंदा दे सकता था और जो भी इसे जीतेगा उसे बेस्ट बोला जाएगा। यहाँ पर विदुर को दिखाया जाता है जो किसी से बातें कर रहे थे और याओ फेंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसे विदुर अपने सबसे बड़े दुश्मन में से एक मानता था 2 साल पहले वाली घटना की वजह से। यहाँ के जो टीचर्स रहते हैं वो विदुर को काफी मोटिवेट करते हुए बोलते हैं, यंग जनरेशन में तुम अभी भी टॉप 20 के अंदर हो, आगे चलकर तुम्हारा फ्यूचर काफी अच्छा हो सकता है। यहाँ पर 2 और भी लोग थे जो एग्जाम नहीं दे रहे थे। एक तो विदुर का वो मोटा दोस्त और दूसरी वो पिंक बालों वाली लड़की। एग्जाम में विदुर का नंबर अच्छा आता है। विदुर की माँ ये जानकर खुश होती है और विदुर को हमेशा मोटिवेट करती रहती है। विदुर के घर के अंदर अंडरग्राउंड में एक पुल था जो शरीर को शक्ति और मजबूत बनाने के हेल्प करता था, जो शायद बहुत पहले से था। यहाँ पर विदुर अपनी शक्तियों को और भी मजबूत कर रहे थे और शरीर को भी। फिलहाल इनका रैंक एकलव्य पर था। विदुर यहाँ पर अंडरग्राउंड में एक ट्रेनिंग रूम भी देखते हैं, जिसे देखकर ये मन में बोलते हैं, अच्छा तो मेरे पापा यहीं पे ट्रेनिंग करते थे। शायद इसके पापा यहाँ पर एक गड्ढा भी बना रहे थे। वो कहाँ लेकर जाता है, विदुर भी उसके आगे आगे अंदर तक चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक अलग ही कमरा दिखाई देता है। फिलहाल विदुर वापस आ जाते हैं, खाना खाते हैं और लैंप लेते हैं और वापस अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने पर इन्हें पता चलता है ये एक गुफा की तरह सुरंग है। ये चलते रहते हैं और 1 घंटा बीत जाता है, फिर भी ये गुफा खत्म नहीं हो रही थी। अंदर जाने पर इन्हें अलग अलग और अजीब अजीब पत्थर दिखाई देते हैं। अभी गुफा के लास्ट पे पहुंच जाते हैं और इन्हें पता चलता है ये तो प्राचीन स्तंभ के नीचे की जगह थी। तो आगे क्या सुन रहे हैं, पार्ट खत्म हो चुके हैं। दोस्तों पहला पार्ट आपको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आएगा। अगला पार्ट जल्द ही आएगा। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलकर इस चैनल पर ऐसे ही बहुत कुछ आने वाला है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टाटा।